राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही थी उड़ान सीरीज, उसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो आपके एचएसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहां से फिक्स आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहा होता है। और ये चैप्टर रहने वाला है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट्स का, यानी मात्रक एवं मापन का। नाम से ही आपको पता चल रहा है मात्रक और मापन, यानी कि किसी की मात्रा किसमें मापी जाती है, उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। और यहां से फिक्स आपके एग्जाम्स में, एचएसएससी के एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है। तो आज वाली क्लास को ध्यान से देखते रहना, सारी चीजें आपको याद करवाते हुए चलूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो आज वाली क्लास में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। उनको आप याद कर लोगे, रट लोगे, समझ लोगे, सीख लोगे, तो फिर पेपर में अच्छा स्कोर हो जाएगा। और पेपर में अच्छा स्कोर हो गया तो सिलेक्शन लेने से कोई रोक सकता है? नहीं। तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि एसआई पद्धति में तापमान की मूल इकाई क्या है। तो एसआई पद्धति में तापमान की मूल इकाई क्या है, इसके बारे में रटने से अच्छा समझना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या होता था कि भाई कोई ये बोलता था कि मैं तो मीटर में मापूंगा, कोई ये बोलता था मैं किलोमीटर को मापूंगा, यानी कि अगर हम दूरी की बात करें तो कोई बोलता था मैं मीटर में, कोई बोलता था सेंटीमीटर में, कोई बोलता था किलोमीटर में। तो फिर उसके बाद क्या बनाया गया, सभी को बोला गया, समझाया गया कि भाई ऐसे करोगे तो बात नहीं बन पाएगी। हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, एक ऐसी पद्धति बनाते हैं जिसको सभी फॉलो करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे पहले कुछ पद्धतियां हैं जो आपके एग्जाम्स में आ जाती हैं, आपसे पूछ लेता है कि पहले वो कौन कौन सी चलती थी, कौन कौन से सिस्टम थे और उन सिस्टम में उनका क्या अर्थ था, उसके बारे में यहां पर बता देता हूं। एक सिस्टम पहले चलता था सीजीएस सिस्टम। क्या था भाई? अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, अगर कैमरे में साफ नहीं आ रहा तो मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं। सीजीएस सिस्टम चलता था, जिसका मतलब क्या होता था कि जो लेंथ है, लंबाई है, उसको सेंटीमीटर में मापा जाएगा। किसमें मापा जाएगा भाई? सेंटीमीटर में लंबाई को मापा जाएगा। दूसरा क्या था? जी, यानी कि जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, उसको किसमें मापा जाएगा? ग्राम में मापा जाएगा। और इसके अलावा जो टाइम है उसको किसमें मापा जाएगा? सेकंड में, यानी कि जो समय है उसको सेकंड में मापा जाएगा। यह पद्धति कौन सी थी? सीजीएस पद्धति थी। फिर दूसरे निकल के आए, उन्होंने बोला हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, हम तो हमारे मन की करेंगे। जैसे अपने हरियाणा में होता है ना, और तेरी ना मानू, मैं तो मेरे मन की करूंगा। तो वही बात है यहां पर। फिर क्या चलता था? एफपीएस सिस्टम। दूसरा सिस्टम था एफपीएस सिस्टम, और इसी सिस्टम को क्या बोला जाता है? ब्रिटिश सिस्टम भी बोला जाता है, एफपीएस सिस्टम। जिसमें क्या होता था, जो लंबाई है उसको किस में मापा जाएगा? फुट में मापा जाएगा। ठीक है जी, लंबाई है उसको फुट में मापेंगे। उसके बाद जो द्रव्यमान हो गया, मास हो गया, उसको किस में मापा जाएगा? पाउंड में मापा जाएगा। और जो समय होगा उसको सेकंड में मापा जाएगा। जैसे हम बचपन में है ना, जब WWE रेसलिंग चलती थी उस समय देखते थे, तो वहां के जो रेसलर आते थे, जैसे अंडरटेकर हो गया, क्रिस गेल हो गया, क्रिस गेल तो क्रिस गेल क्रिकेटर है भाई, ठीक है, और बहुत सारे आते थे, केन हो गया, ठीक है, बटिस्टा हो गया, जॉन सीना हो गया, और एक बार वो भी चलता है ना जो ऐसे मारता है, क्या बोलते हैं उसको, रेमंस रो, ऐसे कुछ नाम है उसका, रोमन रे ऐसे कुछ है। तो ये सभी आते थे, तो उसके नीचे लिखा हुआ होता था वेट के स्थान पर, वजन के स्थान पर पाउंड में लिखा हुआ होता था। और हम छोटे बच्चे थे तो हम ये सोचते थे इतना किलो का है, ठीक है। तो वहां पर क्या चलता था, उन्होंने बोला कि हम पाउंड में मापेंगे। फिर तीसरा सिस्टम निकल के आया और इसका नाम क्या था? एमकेएस सिस्टम। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको लिख के देगा कि एमकेएस सिस्टम में लंबाई को किसमें मापा जाता है, एमकेएस सिस्टम में मास को किसमें मापा जाता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। सीजीएस सिस्टम में समय को किसमें मापा जाता है, इस प्रकार से, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एमकेएस सिस्टम में क्या था, इसमें जो लंबाई थी उसको मीटर में मापा गया, जो मास था, द्रव्यमान था, उसको किलोग्राम में मापा गया, और जो समय था उसको सेकंड में मापा जाता था। तो फिर क्या बना? एसआई सिस्टम बना। एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम बना।
अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनी और उसमें बोला गया कि आपके लिए कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जिसको आपको फॉलो करना है। तो ये सारे के सारे याद हो गए, नोट कर लेना, ठीक है जी। वैसे मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे ये डाल दूंगा तो आपको याद भी हो जाएगा, वैसे भी दोबारा रिवीजन कर लोगे। तो फिर क्या बना, एसआई पद्धति बनी और उसके अनुसार है ये सारी चीजें हुई। अब वो एसआई पद्धति में क्या हुआ एक बार वो देख लेते हैं। और अगर आपने 11th में साइंस ली होगी तो सबसे पहले आपको यही पढ़ाया जाता है, सबसे पहले आपको यही पढ़ाया जाता है। पहले इसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकल के आएंगे। तो अगर आपने इसको याद कर लिया तो आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आराम से चुटकियों में आप उनका आंसर कर पाओगे। देखिए क्या था, यह आपकी 7 यूनिट है जो आपको याद करनी है, 7 है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है और ये 7 ही। सबसे पहले क्या था कि भाई जो मास है, द्रव्यमान है, उसको किस में मापा जाएगा, उसको मापा जाएगा किलोग्राम में, ठीक है जी। जो मास है, द्रव्यमान है, यानी कि जिसका वेट होता है, वजन होता है ना, जो भारी चीजें होती हैं उनका जो मास है उसको किस में मापा जाएगा, किलोग्राम में मापेंगे। और इसका शॉर्ट फॉर्म भी दे दिया या बोल सकते हो सिंबल भी इसका दे दिया, जिसको हम केजी लिखते हैं। आप सभी लिखते भी हो केजी, किलोग्राम, तो यही चीज थी। थोड़ा और जूम कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली दिखे, है ना। फिर उसके बाद दूसरी लंबाई है, लंबाई को किस में मापेंगे, लंबाई को मीटर में मापेंगे और इसको छोटे m से लिखेंगे, ठीक है। इसका जो सिंबल बना वो क्या बना, छोटा m बना। याद करते हुए चलना, लंबाई को किस में मापा जाएगा, मीटर में। आगे आएंगे क्वेश्चंस और आपको आंसर करना है। उसके बाद समय है, समय को सभी ने सेकंड में मापा था, इसमें भी सेकंड ही हो गया और s से इसको लिखा जाएगा, सिंबल हो गया। उसके बाद जो टेम्परेचर है, तापमान है कि भाई कितने डिग्री बुखार है आपको या कितना गर्मी कितनी हो रही है, जो तापमान है उसको किस में मापा जाएगा, केल्विन में मापा जाएगा और कैसे इसको नोट किया जाएगा। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, विद्युत धारा हो गया, और ये बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं और इसको बड़े ए से इसको नोट किया जाता है, इसका सिंबल बन जाता है। उसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता है, यह भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि ज्योति तीव्रता या लुमिनियस इंटेंसिटी को किस में मापा जाता है, तो इसको कैंडेला में मापा जाता है और सीडी से इसको लिखा जाता है, इस प्रकार से इसको नोट किया जाता है, ठीक है जी। ये याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। लुमिनियस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता है, इसको कैंडेला में मापा जाता है और सीडी इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद क्या है, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है, तो इसको मोल में, किस में मापा जाता है भाई, मोल में इसको मापा जाता है और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MOL, ठीक है जी। तो ये सभी को याद हो गया। अब ये अगर आपको याद हो गया तो आप सभी अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। तापमान को किसमें मापा गया है, टेम्परेचर जो अपना तापमान है उसको किसमें मापते हैं, ठीक है जी, किसमें मापते हैं बताइए। शॉर्ट फॉर्म भी आपको बता रखी है, तो क्या हो जाएगा, केल्विन में मापा जाता है, किसमें, केल्विन, और इसका सिंबल क्या हो गया, के हो गया। कभी कभी आपको डायरेक्ट सिंबल भी दे सकता है। तो अब एग्जाम्स में आएगा क्वेश्चंस तो आराम से कर लोगे ना, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, और ये दोनों की दोनों चीजें आपको कहां पर मिल जाएंगी, अपने व्हाट्सएप चैनल पे, ताकि आप दोबारा से रिवीजन कर पाओ। अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मापक है, ये अपने को बताना है। देखो, जो स्टार्टिंग में जो चीजें आपको याद करवा रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस बदल सकता है, एग्जाम में क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदल सकती है, लेकिन जो चीजें मैं आपको यहां पर याद करवा रहा हूं, अगर आप उनको याद करते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक कौन सा हो जाएगा, ये अपने को बताना है। व्युत्पन्न मात्रक बताओ। तो अगर आपको व्युत्पन्न मात्रक नहीं पता तो इसको क्या बोला जाता है, इसको ड्राइव यूनिट बोला जाता है, ड्राइव यूनिट। अगर मैं मात्रक के हिसाब से बताऊं तो ये जो यूनिट होती हैं ये दो होती हैं, जो राशियां होती हैं ये दो होती हैं। एक तो आपकी होती है मूल राशि, ठीक है, एक तो होता है आपका मूल राशियां और दूसरा क्या होता है आपका व्युत्पन्न, ठीक है जी, ठीक है। व्युत्पन्न आप उधर देख लेना, व्युत्पन्न, यार क्या लिख दिया, व्युत्पन्न, हाँ, व्युत्पन्न राशियां, ये दो राशियां होती हैं,
है ना। इसको क्या बोला जाता है, व्युत्पन्न राशियां और मूल राशियां। अब ये मूल राशियां कौन सी होती हैं, अभी जो मैंने आपको 7 चीजें बताई थी, अभी मैंने आपको जो लिस्ट दिखाई थी ये 7 वाली, इसमें देखो कितनी है, 7 यूनिट है। कहां गई ये वाली, तो इसमें देखो ये 7 हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है 7, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी आपकी मूल राशियां हैं। ये सारी की सारी क्या होती हैं, आपकी मूल राशियां होती हैं। ठीक है जी, मूल राशियां होती हैं यानी फंडामेंटल यूनिट होती हैं आपकी। ये इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इनको फंडामेंटल यूनिट बोला जाता है। ये 7 आपकी क्या होती हैं। इसके अलावा जो भी बच गया वो क्या हो जाएगा, आपका व्युत्पन्न राशियां हो जाएंगी, या आप बोल सकते हो ड्राइव यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ड्राइव यूनिट। इसमें एक चीज और समझ लीजिए जो आपके एग्जाम्स में आता है, जो मूल राशियां होती हैं उसमें किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। उसमें क्या होता है, किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। और जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं या आपकी जो ड्राइव यूनिट होती हैं, इसमें किसी के सहयोग की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हमें चाल निकालनी है, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, अगर आपको चाल निकालनी है, अगर आपको स्पीड निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला इसका, दूरी बटे समय, यानी कि कितनी दूरी कितने समय में तय की। तो चाल निकालने के लिए हमें दूरी और समय की आवश्यकता होती है, तो ये किसी की हेल्प से निकलती हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, व्युत्पन्न मात्रक बोला जाता है या ड्राइव यूनिट बोला जाता है। बात समझ में आ गई। अब दिमाग लगाओ और इस क्वेश्चन का आंसर करो। इनमें से व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है भाई, 7 के अलावा जो भी बच गया, तो किलोग्राम क्या साथ में हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो ये कौन सी यूनिट हो जाएगी, ये आपकी मूल राशियां हो जाएंगी, फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी आपकी। क्या वहां पर मीटर पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, ये भी फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी। सेकंड में हमने पढ़ा था, ये भी फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट में नहीं आती है, मूल राशियों में नहीं आती हैं, जो मैंने 7 आपको बताई थी। तो उसके अलावा जो भी बच गया वो क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। रटना नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, रटोगे तो भूल जाओगे, समझ के चलना है। ठीक है, एग्जाम में इसकी जगह पे ऑप्शन और कुछ भी दे सकता है ना, लेकिन अगर आपको पता है तो आप आराम से कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। और ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है, तो इस क्वेश्चंस को तो आप सभी को याद ही करना है। इसमें समझना ही क्या है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर लिख देता हूं। प्रकाश वर्ष है, जो लाइट ईयर है, वो किसका मात्रक होता है। तो ये किसका मात्रक हो जाएगा भाई, ये आपका दूरी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, दूरी का मात्रक हो जाएगा, डिस्टेंस का मात्रक हो जाएगा। इसके द्वारा किसको मापा जाता है, दूरी को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। देखो, जब भी आपसे एग्जाम्स में सदिश राशि, अदिश राशि आपसे पूछता है, या आप बोल सकते हो स्केलर, या आपसे पूछता है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी आपसे पूछता है, तो आपके दिमाग में पता नहीं क्या चलता है कि कैसे पता करें। देखो सिंपल आपको बताता हूं। देखिए, 2 पूछता है, सदिश राशि और अदिश राशि। कौन कौन सी होती है भाई, एक होती है आपकी अदिश राशि होती है, और एक आपकी कौन सी होती है, सदिश राशि होती है। अब इसमें डाउट कैसे दूर करें, कैसे पता करें कि कौन सी सदिश है, कौन सी आपकी अदिश राशि है, ये अपने को बताना है। बताइए, जैसे कि आपकी अदिश राशि होती है, उसमें क्या होता है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इसमें क्या होता है, परिमाण होता है, यानी कि आपका मैग्नीट्यूड है उसकी आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। बात को समझो, इसमें क्या होता है, परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो सदिश राशि होती है, इसमें क्या होगा, इसमें परिमाण की भी आवश्यकता होगी और इसमें क्या होगी, दिशा की भी आवश्यकता होगी। उसको क्या बोला जाएगा, उसको सदिश राशि बोला जाएगा। यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और इसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए, है ना जी। तो अब बताओ, जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, स्केल, और इसको स्केलर बोलते हैं, इसको वेक्टर बोलते हैं, है ना। तो आप बताओ, क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल में क्या दिशा की आवश्यकता होती है भाई? क्षेत्रफल, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है इस एरिया का, तो क्या इसकी दिशा आवश्यकता होती है? नहीं पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? ये आपका अदिश राशि हो जाएगा। जो आपका क्षेत्रफल हो गया ये क्या हो जाएगा? आपकी अदिश राशि हो जाएगी। वैसे ही किसी का आयतन ज्ञात करना हो, द्रव्यमान ज्ञात करना हो, तो क्या होगा कि भाई दिशा की आवश्यकता पड़ेगी क्या? कौन सी दिशा में चेक करना? नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा? आयतन हो गया आपका, ठीक है जी, आपका द्रव्यमान हो गया, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी? आपकी अदिश राशि हो जाएगी। और ये जो यहां पर लिख रहा हूं ना, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, है ना। इसके अलावा तापमान, टेम्परेचर है, आपकी बॉडी में कितना बुखार है, कितना टेम्परेचर है, क्या मापने के लिए ऐसे ही तो पकड़ना है? दिशा की आवश्यकता है क्या? नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो ऐसे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आपके एग्जाम्स में आता है, जिसमें कई प्रकार की क्या होती हैं? ऊर्जाएं होती हैं। कई प्रकार की ऊर्जाएं आपको लिख देता है, गतिज ऊर्जा, क्षितिज ऊर्जा, अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं आपके सामने लिख के दे देता है और आपसे पूछता है ये किस प्रकार की राशि है। तो ये किस प्रकार की राशि हो जाएगी? जहां पर भी ऊर्जा का इस्तेमाल होगा वो आपकी क्या हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है जी, अदिश राशि हो जाएगी। इसके अलावा जिसमें परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है वो क्या हो जाएगा? आपका सदिश राशि हो जाएगा, जैसे कि फोर्स, बल। ठीक है जी, तो इस प्रकार की जो राशि हो जाएंगी वो क्या हो जाएगी? आपकी सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, और ये जब हम आगे पढ़ेंगे ना, आगे और फिजिक्स में, जैसे ये फिजिक्स का चैप्टर है, जैसे हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो आपके सामने चीजें आती रहेंगी, आप सीखते रहोगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है जी, चलो अब बताओ, अब तो बता दो सदिश और अदिश राशि, बताओ सदिश और अदिश राशि बताओ। अब फिर मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो इस बार काफी ज्यादा ट्रेंड में रहा है। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स में भी देखने के लिए मिल सकता है। द्रव्यमान हमने बात की, ये किस प्रकार की राशि है द्रव्यमान? इसके लिए क्या दिशा की आवश्यकता है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी अदिश राशि हो जाएगी। इसके अलावा और ऊर्जा, ऊर्जा के बारे में हमने बात की, ऊर्जा के बारे में बात की कि जहां पर भी ऊर्जा लिखा हुआ आ जाए, जहां पर भी ऊर्जा लिखा हुआ आ जाए वो क्या हो जाएगी? आपकी अदिश राशि हो जाएगी, है ना। अब संवेग और दूरी में आपको बताना है, बताइए संवेग और दूरी में, मोमेंटम एंड डिस्टेंस में आपको बताना है। ठीक है, उसमें तो दूरी हमने बताया था वो किस प्रकार की थी? ड्राइव यूनिट, है ना। लेकिन इसमें आप बताओ, तो इसका हो जाएगा दूरी भी क्या है? ये भी आपकी क्या हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। तो स्विंग क्या हो जाएगा? आपकी सदिश राशि हो जाएगी। इसमें हमें क्या चेक करना है कि भाई दूरी, कितनी दूरी तय की, हमसे पूछा जा रहा है कितनी दूरी तय की। तो डायरेक्शन की थोड़ी ना बात कर रहा है कि कौन से डायरेक्शन में, है ना। तो आराम से ऐसे अपने को करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बस याद ही करना है, इसको समझने जैसा कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको बस आपको याद करना है ना। तो पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? एक पारसेक की बात हो रही है, एक पारसेक है वो कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? एक का आप याद कर लो, फिर 10 पूछे, 20 पूछे, 30 पूछे, कितना भी पूछे उससे गुना कर देना है आपको। और वैसे डायरेक्ट मोस्टली एक पारसेक ही आपसे पूछेगा। तो एक पारसेक है वो कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। और प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? ये दूरी मापी जाती है, डिस्टेंस की यूनिट है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। तो एक पारसेक बराबर क्या हो जाएगा? कितने प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा मतलब एनर्जी। आपके अंदर कितनी ऊर्जा है? दिखा दो, आज आंसर करो इसका। ऊर्जा बताइए, ऊर्जा को किसमें मापा जाएगा? तो ऊर्जा को मापा जाता है भाई जूल में, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? जूल में। और जूल को जैसे नोट किया जाता है ये अपने को ध्यान रख लेना है। अब आता है ये वाले विमीय सूत्र। देखो 3-4 सूत्र हैं
जो मोस्टली आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, आपको उनको याद कर लेना है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए जो ऑप्शन में लिखा हुआ है MLT होते क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि MLT होते क्या है। कहां गए, ये रहे। MLT होता क्या है उसके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। देखो MLT क्या होता है कि जो फिजिक्स में विमीय सूत्र होते हैं या डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं, उसमें m का मतलब होता है आपका मास, यानी कि द्रव्यमान की यहां पर बात कर रहा है। L का मतलब होता है लेंथ, यानी कि लंबाई की बात कर रहा है। और T का मतलब होता है टाइम, यानी समय की बात की जा रही है। तो अब सभी को समझ में आ गया कि MLT का मतलब क्या होता है। सभी को समझ में आ गया MLT का मतलब क्या होता है, ठीक है। मास, ठीक है जी। M का मतलब क्या होता है, मास आपका। चलो बताओ, अब ये क्वेश्चंस आपको याद कर लेने हैं। अब 3-4 मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। अगर आपको पता है तो इसका आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि जो G का मान है उसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो इसका विमीय सूत्र होता है m-1 L3T-2। याद कर लेना, m-1 L3T-2। और इसके अलावा ये 3 और हैं जो आपके एग्जाम्स में मोस्ट रिपीटेड है। ये तीनों के तीनों और अपने को ध्यान रख लेने हैं, ठीक है जी। ठीक है, एक तो है आपका वेग का, वेलोसिटी का, जो m0 L1 T-1। तो m0 है तो m0 हटा के आपको L-T-1 भी लिख के दे सकता है। 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए L-T-1 भी आपको लिख के दे सकता है। तो ये आपने को याद रख लेना है, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। फोर्स का, बल का क्या होता है, MLT-2, यानी कि M और L का एक एक है और T-2 आपका हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा और कार्य, तो एनर्जी एंड वर्क, तो ये होता है ML² और आपका T-2। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। वैसे मैं आपको बाद में है ना ये निकालना भी सिखा दूंगा, एक बार कंप्लीट कर लेंगे तब तक। बस एक बार, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लो, है ना। फिर मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे जब हम फॉर्मूले करेंगे ना कि भाई कभी क्वेश्चंस आ जाए आपके एग्जाम्स में, फॉर्मूले से सोल्व करना है, तो उस समय ये सारी चीजें मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा ताकि रिवीजन हो जाएगा। अभी ये याद कर लो, ये 4-5 है जो आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम बार आते हैं। तो जी का ये हो जाएगा m-1 L3T-2, और जो भी मैं यहां पर दिखा रहा हूं ये सारे के सारे आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हो। टेंशन नहीं लेना, ऐसा नहीं कि अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो वैसे तो, लेकिन व्हाट्सएप पे मैं डाल दूंगा, आप आराम से याद कर लेना। अगले क्वेश्चंस को देखिए, कैंडेला किस भौतिक राशि का मात्रक है, बताओ। अभी आपको बताया था कैंडेला, जिसको हम CD से लिखते हैं, ठीक है जी, CD से हमने लिखा था। कैंडेला में किसको मापा जाता है, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला था बहुत बार एग्जाम्स में आता है। तो जो आपकी लुमिनियस इंटेंसिटी है, यानी कि जो आपकी दीप्त तीव्रता है, उसको कैंडेला में मापा जाता है ना जी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, इनमें से कौन सा सही है। न्यूटन शक्ति, जूल बल, पास्कल दाब, वाट कार्य, बताओ किसका क्या है, बताइए किसका क्या है, किसको किस में मापा जाता है, कौन सा सही है, कौन सा सही है ये अपने को बताना है। तो चलो, दाब पास्कल, है ना। आगे बढ़ते हैं, एम्पियर किसकी भौतिक राशि को मापता है, बताओ किस भौतिक राशि को मापता है, बताइए। एम्पियर, एम्पियर में किसको मापा जाता है, बताइए। एम्पियर में, अरे याद करवाया था अभी तो किसको मापता है, विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को। किसको मापा जाता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को। और ये याद रख लेना, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ा करो। HSSC है वो अपना इतना स्मार्ट है कि इंग्लिश वाली चीज को हिंदी में लिख के दे देता है, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं ना उसमें लिख के दे देता है। इलेक्ट्रिक करंट लिख देगा, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक करंट लिख देगा कि इलेक्ट्रिक करंट को किसके द्वारा मापा जाता है ना। तो ऐसे अपने को इंग्लिश और हिंदी दोनों याद करते हुए चलना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो HSSC का लेवल का है, बहुत कम बुक्स में, बहुत कम जगह आपको मिलेगा।
लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है HSSC के हिसाब से, क्योंकि वो उसका जो लेवल है ना वो अलग ही लेवल है। वो आजकल इंस्टाग्राम पे चलता है ना, अलग ही लेवल का बंदा था, तो HSSC भी अपनी अलग ही लेवल की है। जिसको ये नहीं पता पेपर कब करवाना है, जिसको ये नहीं पता कि स्टूडेंट कितने समय से वेट कर रहे हैं, जिसको कुछ नहीं पता होता, बस पेपर ऐसा बना देती है कि स्टूडेंट को नहीं पता होता। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो देखिए क्या है, बताइए बताइए भाई क्या होगा कि संख्या 0.0010 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या कितनी होगी, ये अपने को बताना है। बताओ। चलो थोड़ा सा मैं इसमें समझा देता हूं आपको, मैंने आपके लिए बना रखा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अब इसको ध्यान से देखना, इसको समझना जरूरी है। इसको समझना क्या है, जरूरी है। देखो क्या है, अशून्य अंक, सभी गैर शून्य अंक 1 से 9 तक के सार्थक अंक होते हैं। यानी कि जो 1 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक होते हैं, 0 को छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 जहां पर भी दिखे वो सारे के सारे सार्थक अंक होंगे, उनको हमने को काउंट करना होता है। पहली चीज तो ये हो गई। अशून्य अंक मतलब शून्य के अलावा, 0 के अलावा 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि फिर बाकी जो संख्याएं हैं वो 1 से लेकर 9 तक ही बनती हैं, 0 ऐड करते हुए चलते हैं। तो अशून्य अंक हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि शून्य की स्थिति में अगर शून्य आ जाए यानी 0 आ जाए, तो जो दो गैर शून्य अंकों के बीच शून्य सार्थक होते हैं। यानी कि यहां पर देखो 3 और 2 है, इनके बीच में 0 आ गई। अब कितनी भी 0 आ जाए, दशमलव आ जाए, दशमलव के बिना 0 आ जाए, तो वो सारी की सारी किसमें गिनी जाएंगी, सार्थक अंकों में गिनी जाएंगे। जैसे कि देखो ये सारे के सारे क्या हो गए, सार्थक अंक हो गए, तो 5 सार्थक अंक हो गए, है ना। कितने हो गए, 5 सार्थक अंक हो गए, क्योंकि 2 अंकों के बीच में ये आ रही है, ये 0 नॉन शून्य अंकों के बीच में आ रही है, तो इसलिए इनको भी क्या बोला जाएगा, सार्थक अंक बोला जाएगा। इसके अलावा शुरुआती शून्य, अब शुरुआती शून्य देखिए, अगर शुरुआत में 0 लिखे हुए हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। देखो दशमलव के तुरंत बाद के शुरुआती शून्य सार्थक नहीं होते। यानी कि दशमलव लिखा हुआ है और उसके बाद अगर 0 लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है, कितने भी लिखी हुई हैं, वो क्या नहीं होती, वो सार्थक अंक नहीं होते। उसके अलावा देखो 3 और 2 ये तो सार्थक अंक होंगे, तो इसमें क्या है, सिर्फ 2 ही सार्थक अंक है, एक तो 3 है और एक 2 है। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा अंतिम शून्य, दशमलव के बाद के अंतिम शून्य सार्थक होते हैं। ठीक है जी, दशमलव के बाद के अंतिम सार्थक शून्य क्या होते हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, सार्थक हो जाएंगे। जैसे यहां पर 92 लिखा हुआ है, दशमलव लगा रखा है, आगे 2 0 है, तो होगा। क्यों, क्योंकि अंक यहां पर आ गए। यहां पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर अंक नहीं थे। ठीक है, जैसे अब अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये जो चीज है इसको समझते हुए बताओ कितने होंगे, कि भाई यहां पर दशमलव है और दशमलव से पहले 0 है, उसके बाद के 2 0 होंगे, वो क्या नहीं होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे। तो 1 और ये जो 0 है यही आपका सार्थक हो जाएगा। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक अंक है। बात समझ में आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई थोड़े पीछे करके जो अभी मैंने लिस्ट दिखाई थी उससे आप पढ़ो और समझो, और तब आपका आंसर निकलेगा। तो अब एग्जाम में आपसे सार्थक अंक पूछेगा तो आराम से कर दोगे। ठीक है, और रिवीजन के लिए व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए वो 3 4 तो मैंने आपको बताए थे, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। माइक्रोन, माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है ये आपको बताना है। एक माइक्रोन है वो कितने मीटर के बराबर होता है, एक माइक्रोन बताओ, एक माइक्रोन है कितने मीटर के बराबर होता है। तो एक माइक्रोन होता है 10 की पावर -6। ठीक है जी, और नैनो 10 की पावर -9, ये भी एग्जाम्स में आता है। तो एक माइक्रोन कितने मीटर के बराबर हो जाएगा, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। अब -6 का मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/10 की पावर 6, है ना। तो इसको ऊपर लिखने के लिए माइनस लगा दिया जाता है। चलो ये तो आपको पता ही होगा मैथ में। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, दाब का, अगर ये क्वेश्चंस नहीं किया इसका मतलब क्लास में आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, अभी ये अलग लैंग्वेज में है, पहले ये अलग लैंग्वेज में आपको दिखाई दिया था। तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन आ चुका है आपका। आगे बढ़ते हैं।
किलोवाट प्रति घंटा किस राशि का मात्रक है, ये अपने को बताना है। किलोवाट प्रति घंटा, बताओ किलोवाट प्रति घंटा है कौन सी राशि का मात्रक है, बताइए किस राशि का मात्रक है किलोवाट प्रति घंटा। तो किलोवाट प्रति घंटा किसका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा का, एनर्जी का। ठीक है जी, कितनी एनर्जी है, कितने किलोवाट एनर्जी है, पर घंटे की आवश्यकता हो रही है, तो ये किसका हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। और ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया था, ये आपकी अदिश राशि है। ठीक है जी, आपकी अदिश राशि है। ठीक है जी। और अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, औसत चाल, औसत चाल आपसे पूछा था इस बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है औसत चाल। औसत चाल किस प्रकार की राशि है, तो औसत चाल के लिए हमें क्या चाहिए कि भाई कितनी दूरी तय की, कितने समय में दूरी तय की गई, टोटल दूरी बटे टोटल समय, तब निकलता है आपका औसत चाल, है ना। तो बस इसी का इस्तेमाल कर दो अदिश राशि में। आगे बढ़ते हैं, बताइए mL2T-2 किस राशि का मात्रक है, बताइए भाई। अगर बता दिया इसका मतलब आपने ध्यान दिया था, इसका मतलब है आपने ध्यान दिया था। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, दोबारा से याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो ये किसका हो जाएगा, कार्य का। अरे अभी तो मैंने आपको याद करवाया था क्योंकि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। तो किसका हो जाएगा, कार्य का हो जाएगा, वर्क का हो जाएगा। 1 नैनोमीटर कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। एचएसएससी में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। 1 नैनोमीटर कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था 1 नैनोमीटर, बताओ 1 नैनोमीटर मैंने सभी को बताया था ना, कितना होता है, 10 की पावर -9 मीटर। कितना होता है, 10 की पावर -9 मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम। और ओम को ऐसे लिखा जाता है, सिंबल आप देख सकते हो इस प्रकार से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है, यानी कि जो आपका वेवलेंथ होती है उसका मात्रक क्या होता है, बताइए। तो मैंने आपको एक हिंट दी हुई है कि अगर एचएसएससी के एग्जाम्स में उपरोक्त सभी दिखे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो सारे मैंने आपको यहां पर करवा दिए हैं, जो आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में आए हुए हैं या आ सकते हैं। ठीक है, जो चीजें मैंने आपको समझाई थी, अदिश राशि, सदिश राशि, उसको याद रख लेना, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, उनको अपने को याद रख लेना है। ठीक है, और जो मैंने आपको 7 बताया था उनका जरूर याद रख लेना। ठीक है, चलो अब बताइए m0 L1 T-1, ये तो अभी मैंने 2 तरीके से याद करवाया था आपको। बताइए 2 तरीके से बताया था कि ये हो सकता है, तो किसका था, वेग का, वेलोसिटी का, किसका हो जाएगा, वेग का, वेलोसिटी का हो जाएगा, है ना। चलो और एक बार रिवीजन दोबारा कर लेना, व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा। और जो व्हाट्सएप चैनल पे जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाना, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, वहां से सभी जुड़ जाना। एचएसएससी की हर एक अपडेट वहां पर डालता रहता हूं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो मोल किस राशि की इकाई है, तो इसका भी आंसर सभी कमेंट करना। ठीक है, तो आज वाली क्लास अपनी यहां पर समाप्त होती है। और साइंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अगर आपको पढ़ने हैं तो अपने ऐप पे आपके लिए बिल्कुल फ्री में मैंने कर दिए हैं। अपने ऐप पे जाइए, बिल्कुल फ्री में वहां से पढ़िए, टॉपिक वाइज पढ़िए, टॉपिक वाइज रिवीजन करिए। ठीक है, मिक्स वाले क्वेश्चंस का आप रिवीजन कीजिए कि जितना आप पढ़ोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, और अपने ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कुछ स्टूडेंट पूछते हैं ऐप का नाम क्या है, जो चैनल का नाम है प्रवीण कटारिया क्लासेज, वही क्या हो गया, अपने ऐप का नाम है। ठीक है जी, तो आज वाली क्लास यहां पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आई होगी। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो कमेंट कर देना। बाकी ये सारी चीजें मैं जो व्हाट्सएप पे डालने वाला हूं इसका रिवीजन दोबारा से जरूर कर लेना, ताकि इस भेजे में सेट हो जाए। इसमें भेजे में सेट होने के बाद एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं इसी समय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम।